हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज यानी कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.11 को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.10 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है वह मिसलिनियस टाइप की यानी कि किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसा कि हमने इससे पिछली क्लासेस में यानी कि क्लास 8th में एक टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क का, तो क्लास 8th के टॉपिक में टाइम एंड वर्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसी क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है तो मैंने क्लास 8th की प्लेलिस्ट में यानी कि मैथ्स RS अग्रवाल क्लास 8th की प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियोज आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 8th में एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन का, जहाँ से कि आप रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम इन सब के फॉर्मूले को और किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है इसे भी वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें से क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो क्लास 8th में भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर रहता है, तो वहाँ से आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो कि है RS अग्रवाल क्लास 8th मैथ्स, तो वहाँ से जाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है वो बेसिक तरीके से और इसके अलावा कंपटीशन लेवल पर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे भी मैंने वहाँ पे समझा रखा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम इसी तरीके से मैंने सारी वीडियोस में जिस तरीके से हम पेपर में यानी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मेथड और कैसे हम वन डे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो दोनों ही मेथड मैंने वहाँ पे समझा रखे हैं। इसके बाद में हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 3.11 में जो भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होगा मैं उसको आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने कंसेप्ट को यहाँ से जाकर इजीली समझ सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इन ए रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ रिड्यूस बाय ईच बाय 2 यूनिट, यानी कि हमने लेंथ को मान लिया x, ब्रेथ को मान लिया y, तो लेंथ को 2 जोड़ देंगे और ब्रेथ में 2 घटा देंगे तो जो एरिया है तो एरिया क्या हो जाता है L इंटू बी। तो एरिया में 28 यूनिट का फर्क पड़ेगा, 28 स्क्वायर यूनिट। तो हमने एरिया में -28 कर दिया। यहाँ से देखिए XY से XY कट जाएगा, हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। इसके बाद कहता है यदि लेंथ में 1 कम कर दिया जाए और ब्रेथ में 2 बढ़ा दिया जाए तब जो नया एरिया है, तो देखिए एरिया तो पहले XY था, अब जो नया एरिया वो 33 बढ़ जाएगा, 33 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से XY की मल्टीप्लाई करेंगे तो XY से XY यहाँ पे कट जाएगा। इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, X और Y की फॉर्म में ही बचेगी। तो यहाँ से हम XY की वैल्यूज निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 3 मीटर। पहले मानते हैं कि लेंथ थी X, ब्रेथ थी Y। एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब लेंथ में 7 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ में 3 घटा दिया जाए, तब भी एरिया हमारा XY ही रहेगा। XY से XY कट जाएगा, लेकिन इक्वेशन हमारी सॉल्व होके किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि माइनस का 3x प्लस का 7y इक्वल्स 21, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। उसके बाद दोबारा कहता है कि एरिया अगेन अनअफेक्टेड होगा यदि लेंथ को 7 घटा दिया जाए और ब्रेथ को 5 बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से हम इसमें भी फॉर्मूले के बेसिस पर इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी पैटर्न पे हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेंथ को x मानिए, ब्रेथ को y मानिए, लेंथ 3 बढ़ा दी जा रही है और ब्रेथ 4 घटा दी गई है, तो जो एरिया है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 67 कम हो गया। तो पहले एरिया XY था, अब 67 कम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी XY से XY कट जाएगा, इक्वेशन x और y की फॉर्म में ही बचेगी। अगेन दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे जब लेंथ 1 कम और ब्रेथ 4 ज़्यादा। सो यह क्वेश्चन भी बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को हम इजीली किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से एग्जाम में हमें लिख के आना है वो देखते हैं। इनकम है, मान लेते हैं कि किसी पर्सन की इनकम 8:7 रेशियोज में और एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा है उस पर्सन का वो 19:16 रेशियो में है। सो हमसे कहा जा रहा है कि उनकी जो सेविंग है वो 1250 रुपये इनकम बताइए। तो देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करा, इनकम जो है 8:7 में है, इनकम को हमने 8x और 7x मान लिया। एक्सपेंडिचर उनका 19:16 रेशियोज में है, तो एक्सपेंडिचर को हमने 19y और 16y मान लिया। कहने का मतलब ये इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, इसका एक्सपेंडिचर 19y और इसका एक्सपेंडिचर 16y। कहता है कि सेविंग हो रही है 1250 रुपये, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कमा रहा है उसमें से खर्चा घटा दिया जाए
तो कितने रुपए बच रहे हैं, 1250 रुपये यहाँ भी बचेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी इक्वेशन यानी कि बी पर्सन की वाई पर्सन की इनकम में से उसका खर्चा घटा दिया जाए तो भी कितने बचेगा, 1250 रुपये बचेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑल इज अप टू यू, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये हो गया वो मेथड जैसे कि हमने बुक में पढ़ना है, बुक के तरीके से करना है। लेकिन इसे वन डे एग्जाम में अगर हमें करने को बोला जाए, यानी कि कभी कभी हम जानते हैं कि क्लास 10th के बाद भी एनडीए का एग्जाम दिया जाता है और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आते हैं जो कि 10th क्लास तक के ही मेथड पे बेस्ड रहते हैं। लेकिन करने का तरीका कैसे बदल जाता है उसे देखिए। ठीक है, इनकम है 8:7, एक्सपेंडिचर कितना है 19:16। अगर हम उसकी एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम को 8 ही मान लें तो 8 में से 19 को तो हम घटा ही नहीं सकते क्योंकि इनकम ज़्यादा ही होगी एक्सपेंडिचर तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये किस में बदल जाएगा, देखिए 24 यहाँ बचेगा और 21 ही यहाँ बचेगा, और यहाँ पर है 19 और यहाँ पर है 16। ये अब इनकम हो जाएगी और ये एक्सपेंडिचर। अब समझने में यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं कि 7 कितने की है, सेविंग यहाँ पे 5 की, और यहाँ पर भी सेविंग कितने की, 5 की। जबकि देखिए क्वेश्चन में कहता है कि इफ ईच सेव यानी कि दोनों की सेविंग बराबर है 1250 रुपये, जबकि हमने जो निकाला 5 की वैल्यू किसके बराबर, 1250 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू यदि 1250 है तो हमसे पूछा जा रहा है इनकम, तो 5 की वैल्यू 1250, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1250 बटे में 5, और वैल्यू हमें निकालनी है 24 की। तो 24 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1250 को जो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितने टाइम्स में कटेगा, 25, यानी कि 250 इंटू का 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू का 24 जब हम करेंगे तो देखिए 500 और 200 यहाँ से बनेगा टोटल हमारा 6000। तो 6000 इसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी ए की, सॉरी एक्स की। और जब वाई की निकालेंगे तो इसी तरीके से यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू का 21 करेंगे तब इनकम कितनी बनेगी, देखिए 25 बन जाए 25 कैरी टू 25 इंटू का 250 52 और यहाँ पे 0 और आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके से हम इसकी इनकम यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर बनेगी 6000 रुपये और दूसरे की इनकम बनेगी 5250 रुपये। सो यहाँ पे 6000 और यहाँ पे 5250 रुपये। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई भी मेथड नहीं अपनाया, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। किस तरीके से सॉल्व किया वो हमने यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और। देखिए यहाँ पर दे रखा था, इनकम दे रखी थी 8:7 रेशियो में और एक्सपेंडिचर दे रखा 19:16। तो अगर इस फॉर्म में अगर दी जाती है वैल्यूज तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि सेविंग सेम है, तो सेविंग को सेम बनाएंगे तो उसके लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेविंग 5:5 आ गई रेशियो, सेविंग इक्वल है। अब इसे बराबर रख दिया 1250 के। 5 की वैल्यू 1250 है तो हमसे इनकम पूछी थी, 24 की हम वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए और बी के पास में कुछ अमाउंट है। इफ ए गिव्स 30 टू बी, अगर ए 30 रुपये दे देता है बी को, देन बी के पास में दोगुने मनी हो जाएंगे ए से। तो देखिए ए के इनकम को ए के पास में हमने मान लिया x रुपये, वाई के पास में हमने y रुपये। ए गिव्स 30 टू बी, ए ने 30 रुपये दे दिया तो ए पर तो 30 कम हो गए लेकिन बी पर 30 ज़्यादा हो गए। तो कहता है कि उसके बाद में देन बी विल हैव, तो बी के पास में जो भी अमाउंट होगा वह ए का दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। लेकिन बट इफ बी गिव्स 10 टू ए, अगर बी ने 10 दे दिए तो बी ने 10 दे दिया तो ए पर 10 एक्स्ट्रा आ गए। उसके बाद में ए विल हैव, उसके बाद में ए के पास में 3 गुने हो जाएंगे जितने कि बी के पास में बचे हैं। तो इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझते। देखिए क्वाड्रिलेटरल जिसका कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है और साइक्लिक अगर है तो अपोजिट एंगल्स का सम जोड़ने पर 180 आता है। सो यहाँ पर ए और सी को अगर हम जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 4y प्लस का 20 प्लस का 4x 180 के बराबर है। यहाँ से एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बी और डी को जोड़कर हम निकाल लेंगे। सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें कि एक्स वाई की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो क्लास 8 RS अग्रवाल क्लास 8 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 2 men and 7 boys कैन डू अ फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कहता है सेम वर्क को यदि 3 दिन में करा जा रहा है, किसके द्वारा, 4 आदमी और 4 लड़कों के द्वारा, तो बताइए एक आदमी और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर देगा।
सो बेसिकली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, और एफिशिएंसी को ही बोलते हैं उसका वन डे वर्क। कहने का मतलब यह हुआ एफिशिएंसी, जैसे कि मान लीजिए कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, और यह कहा जाता है कि उसे एक पेज भरना है। तो मान लीजिए ए किसी पेज को राइटिंग लिखनी है और सेम ही चीज़ लिखनी है, तो ए अगर वो 4 दिन में उन पेजेस को भर देता है और बी उसी चीज़ को करने में 10 दिन लगा देता है, तो कौन तेज हुआ? ए की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई, बी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कितना वह कार्य एक लिमिटेड टाइम में कर सकता है। इसके अलावा जो वर्क डन होता है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्क सेम है तो एफिशिएंसी टाइम का रेसिप्रोकल हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझा रखी है। सो देखिए हमें क्या करना है, एफिशिएंसी का मतलब होता है वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम किया जाएगा। मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए, वह 4 दिन में 4 डेज में पूरी एक दीवार को कंप्लीट कर देता है, यानी कि चिन्हवाने की बात कर लें या हम ये कह लें कि कोई भी काम है वन वर्क को कंप्लीट कर लेता है। तो हम देखते हैं कि वो एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन का काम यानी कि एक दिन में वो 1/4 वर्क करेगा टोटल काम का, तो यही वन डे वर्क क्या कहलाता है, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो हमने यहाँ पर एफिशिएंसी देख लिया कि एफिशिएंसी क्या होती है, वन डे वर्क को ही हम क्या कह देते हैं, एफिशिएंसी कह देते हैं। तो हमने माना लड़के की एफिशिएंसी, हमने माना कि एक आदमी एक काम को करने में x दिन लगाता है, एक आदमी पूरे काम को करने में x दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। एक लड़का पूरे काम को करने में y दिन लगाता है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा 1/y। अब कह रखा है कि दो आदमी है, तो एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 2 आदमी 2/x काम करेंगे। 7 लड़के, एक लड़का एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 7 लड़के 7/y काम करेंगे, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में खत्म हो रहा है। सो बेसिकली 7/y आ जाएगा। और वर्क की बात कर रहे हैं 4 दिन में, यानी कि एक पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में। तो और ये है एक दिन का काम, एक दिन का, 2 बंदों का एक दिन का काम, 7 बंदों का एक दिन का काम। तो यहाँ भी एक दिन के काम की बात करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/4, इसलिए यह 4 इस तरफ चला गया और यहाँ से एक इक्वेशन इस तरीके से बनी। अब जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए 4 आदमी है तो 4/x, 4 लड़के हैं तो 4/y, तो बराबर किसके आएगा 3 दिन के, तो 1/3। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी मेथड है जो कि बुक के मेथड से बिल्कुल ही अलग है, इसे समझते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा में है, इससे इसका क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से देखिए 2 men और 7 boys, 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days। 4 men and 4 boys, यानी कि 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया वर्क डन बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू का टाइम। सबसे पहला काम हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ आएगा 8 men प्लस का 28 बॉयज। अब इसे इक्वल रख देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 men प्लस का 12 बॉयज के बराबर। जब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे यानी कि मैन को मैन की तरफ, बॉयज को बॉयज की तरफ ले जाएंगे, यहाँ आएगा 16 बॉयज बराबर का आ जाएगा यहाँ पे 4 men। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/4 आएगा, यानी कि मैन इज टू बॉयज का रेशियो अगर हम देखें सो ये 4 यहाँ पे चला जाएगा। हमने देखिए मैन अपॉन में बॉयज कर दिया, तो मैन को यहीं पे रहने से बॉयज को इधर ले जाते, तो 4:1 आएगा। सो रेशियो हो गया 4:1। ये क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी होगी। ये क्या निकल के आई, बेसिकली इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अब देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, अब इस एफिशिएंसी को इसमें पुट करते हैं। 2 आदमी है, एक आदमी 4 काम करता है, 2 × 4 प्लस 7 बॉयज है तो 7, एक बॉय कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और कितने दिन में, 4 दिन में है। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क आ गया। और हमें बताना है कि कितने टाइम लगेगा, तो हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में एफिशिएंसी। अब आदमी का टाइम पूछा तो आदमी की वैल्यू यहाँ पे नीचे रख देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 × 2 8, 8 और 7 15, यानी कि वर्क डन लगेगा पर्सन का 15, यानी कि आदमी को लगेगा 15 दिन। सिर्फ बॉयज़ की पूछी जाएगी तो नीचे आ जाएगी बॉयज़ की एफिशिएंसी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, 4 रहेगा, यानी कि 2 × 4 प्लस का 7 × 1 × 4, लेकिन क्योंकि नीचे एफिशिएंसी आएगी बॉयज़ की, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब 4 × 8, 8 + 7 15, 15 × 4 60, यानी कि बॉयज़ को लगेंगे 60 दिन, उसी काम को करने में एक आदमी को लगेंगे 60 दिन,
पर्सन को, मैन को लगेंगे 15 दिन। सो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 60 और 15 हमारा आंसर बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम में बात करेंगे यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। सो बेसिकली किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यह आप इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वह आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि है RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स की टाइम एंड वर्क की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C गिवन है और ऑल्सो यह दे रखा है। हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इक्वेशन में हमने ABC को जोड़ा, 180 के बराबर रख दिया। दूसरी इक्वेशन यहाँ पहले से ही मेंशन है, एंगल C माइनस का एंगल B बराबर का 9। वैल्यूज को पुट करेंगे और इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइक्लिक का है। तो A और C जोड़कर 180, B और C जोड़कर भी 180 और वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए अलग है। यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता है किसी एग्जाम में, जिसमें कि सही आंसर के उसे 3 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के उसे 1 नंबर कट जाता है। और उसके बाद में कहता है कि उसे टोटल कितने मिले, 40 नंबर मिले। मान लेते हैं कि सही आंसर का उसे x नंबर मिलते हैं, गलत के उसे y नंबर कट जाते हैं। सही आंसर के x है, उसने सही आंसर मान लेते हैं कि x आंसर उसने करेक्ट किए, एक आंसर के उसे 3 नंबर मार्क्स मिलते हैं, तो x आंसर के 3x मार्क्स मिल गए। लेकिन उसने 1 नंबर कटता है गलत का, तो और उसने y क्वेश्चन गलत कर दिए, तो अब 1 नंबर कट गया आंसर। अब उसे कितने मार्क्स मिले, 40। अगला कहता है यदि 4 नंबर मिल रहे हो सही के, तो 4 हमने जोड़ दिए, जबकि गलत के 2 कम हो रहे हो, तो गलत के 2 कम हो जाएंगे, तब उसे नंबर कितने मिलेंगे, 50। 2 इक्वेशन बन जाएगी, हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ABC, यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पे बोला गया है एक इक्वेशन ये दे रखी है। हमसे पूछा जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए एक एंगल कोई भी 90 डिग्री अगर निकल के आ जाता है तो हमारा आंसर ये रहेगा कि यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC 180 के बराबर इक्वल रखकर हम एक इक्वेशन और दूसरी यहाँ पर मेंशन्ड है, दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कार हायर चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइजेज ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो देखिए कोई कार है जिसे कि हम सिटी में हायर करते हैं, तो उसका एक अपना फिक्स चार्ज होता है और इसके अलावा हम जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे उसका अपना अलग चार्ज रहता है। सो बेसिकली देखिए 12 किलोमीटर वो चलता है, 89 रुपीज़ पेड करता है, तो एक फिक्स चार्ज तो उसे देना ही देना है। इसके अलावा 12 किलोमीटर का जो चार्ज बनेगा 12 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। 12 किलोमीटर के मान लेते वाई रुपीज़ उसे देने हैं पर किलोमीटर के, तो 12 किलोमीटर गया तो 12 वाई और जोड़ने पर आ रहा है 89। वहीं यदि वह 20 किलोमीटर ट्रेवल करता तो x रुपये तो फिर भी देने ही थे 20 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के वाई तो 20 किलोमीटर के 20 वाई, और अब कितना बनना है 145 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज और रिमेनिंग चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। वन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज। देखिए मान लेते हैं फिक्स चार्ज है x रुपये देने ही है, इसके अलावा 20 दिन के खाने के रुपए देने, एक दिन खाने के y रुपए मानते हैं, तो 20 दिन के खाने के 20 y और रुपए उसने कितने दिए 1000। सेकंड केस में कहता है 26 दिन वो रहा है तो x रुपए तो देने ही है, 26 दिन के खाने के 26 y और यह वैल्यू हो जाएगी हमारी 1180 के बराबर। 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। 14th देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने मान लिया लेंथ है x, ब्रेथ है y, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है वह 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो x बराबर y प्लस का 4 और x माइनस y बराबर का 4, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसके बाद क्या कहता है दूसरी इक्वेशन, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड, 2l प्लस b, यह है हमारा 36 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना बना 36। तो 2 इक्वेशन आ गई, इजिली सॉल्व करेंगे, 20 और 16 आंसर आएगा। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। तो देखिए एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिसमें कि a और b एंगल्स को जोड़ने पर 180 आ जाए तो वह है सप्लीमेंट्री। अगर a और b को जोड़ने पर 90 आ जाए तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अब 2 एंगल है, लार्जर को x मानिए, स्मॉलर को y। हमें पता है जोड़ने पर 180 तो आएगा ही क्योंकि सप्लीमेंट्री है, और यह भी कहता है कि जो लार्जर है वह 18 बड़ा है, यानी कि लार्जर और स्मॉलर के बीच का जो गैप है वह 18 डिग्री के बराबर है। 2 इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
2 women and 5 men can together do a piece of work in 4 days while 3 women and 6 men can do a piece of work in 3 days. हमने मान लिया एक मैन की एफिशिएंसी को एक वुमन किसी काम को करने में x दिन लगा रही है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी 1/x, और एक दिन में वुमन कर रही है 1/x और मैन कितना कर रहा है 1/y, और 2 वुमन है तो 2/x और 5 मैन है तो 5/y, काम कितना हो रहा है 1/4। 1 डे वर्क है इसलिए 4 दिन में टोटल काम, तो एक दिन में कितना काम 1/4 काम। 3/x प्लस का 6/y इक्वल्स का 1/3। दो इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अपना आंसर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मीना बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्स द कैशियर, वह कैशियर को कहती है कि मुझे उसे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। नोटों की संख्या 25 है, यानी कि 50 के x नोट और 100 के y नोट अगर उसने लिए तो दोनों की संख्या जोड़ी जाए तो आ रही है 25, तो x प्लस वाई हमारे 25 बनेगा, ये पहली इक्वेशन। जबकि उसने रुपए कितने निकालने 2000, यानी कि 50 के x नोट 100 के y नोट अगर वो लेती है तो ये तो अब रुपए बन गए, तो रुपए कितने आए 2000, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इजिली सॉल्व हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी। देखिए 2 रूम है ए और बी। इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से 10 चले गए तो बी में 10 जुड़ जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। हमने एक्स वाई मान लिया तो x माइनस 10 इक्वल्स टू वाई प्लस का 10। दूसरी इक्वेशन कहती है कि यदि 20 बच्चे बी से ए में भेजे जाएं तो 20 बच्चे बी से ए में आ गए तो 20 तो यहाँ घट जाएंगे। तब उसके बाद में ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, तो ए के पास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डबल हो जाएंगे बी से, तो इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमारा मेन जो काम है वो यहाँ पर इक्वेशंस को ही फ्रेम करना है। इक्वेशन अगर हमने बना ली तो सॉल्यूशंस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए, और रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। देखिए रेलवे में 2 तरह की टिकट होती है, एक फुल टिकट होती है और एक हाफ टिकट होती है। हाफ टिकट छोटे बच्चों के लिए लगाई जाती है, सो जो फेयर है वो भी हाफ हो जाता है। रिजर्वेशन चार्ज जबकि दोनों केस में सेम है। रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। अब होता क्या है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद की 216 रुपये है, यानी कि जो उसका फेयर है वो और रिजर्वेशन चार्ज है, तो रिजर्वेशन चार्ज और फेयर दोनों जोड़ दिया जाए तो 216 रुपये बनता है। दूसरे केस में कहता है 1 हाफ एंड 1 फुल एंड 1 हाफ। तो देखिए जो हमारा रिजर्वेशन चार्ज था वो तो पूरा ही लगना है, तो रिजर्वेशन चार्ज तो ₹y जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे अब कितने हैं, तो देखिए एक यहाँ पे पर्सन है और एक हाफ टिकट है, तो रिजर्वेशन तो इसका भी पूरा जाएगा और इसका भी पूरा जाएगा, तो रिजर्वेशन चार्ज तो 2 टाइम्स रहेगा। लेकिन जो टिकट की रियल कॉस्ट थी वह एक बच्चे की, अगर ये फुल पर्सन है तो इसकी पूरी लगेगी और इसकी आधी लगेगी, यानी कि अब ये जो कॉस्ट है वो 1/2 यानी कि डेढ़ कॉस्ट यानी 3/2 कॉस्ट अब यहाँ पर लगेगी। और अब रुपए कितने लग रहे हैं 327 रुपये। रिजर्वेशन चार्ज एक पर्सन जाए तो भी एक ही लगना है, 2 जाएंगे तो भी 2, और अगर एक बच्चा और एक पर्सन जाएंगे तो भी 2 ही लगना है। रिजर्वेशन चार्ज में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20, अ विजार्ड हैज पावर ऑफ मिस्टेक इनकैंडेशन एंड मेडिसिन सीइंग अ कॉक फाइटिंग गोइंग ऑन स्पोक प्राइवेटली टू बोथ ऑफ द ऑनर ऑफ द कॉक। देखिए एक मैजिशियन ने कोई यहाँ पे लड़ाई चल रही होती है तो उनमें से दोनों ही पर्सन के पास में जाके अलग अलग से क्या कहता है, इफ योर बर्ड विन, यदि आपका बर्ड विन हो जाता है यानी जीत जाता है, देन यू गिव मी योर स्टेक मनी, तो आप अपना पैसा दे दीजिए। अगर वो हार जाता है, आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, तो उसके बाद में मैं आपको 2/3 अमाउंट दे दूंगा। इफ यू डू नॉट विन, यदि आप नहीं जीतते हो तो दूसरे के पास जाता है, यही सेम प्रॉमिस करता है, इसी तरीके से कहता है 3/4 के लिए। और दोनों ही केस में फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन वुड बी ओनली 12 गोल्ड कॉइन। तो दोनों ही केस में उसे कितने का गेन होता है, 12 गोल्ड कॉइन का गेन होता है। सो बेसिकली हमने मान लिया फर्स्ट ओनर ऑफ कॉक हैज स्टेट मनी, उसके पास में x गोल्ड कॉइन है और सेकंड वाले के पास में y गोल्ड कॉइन है। x गोल्ड कॉइन थे, जबकि उसने कहा वह क्या करेगा, दूसरे वाले से ही तो 3/4 लेगा। मान लेते हैं कि एक विन कर गया तो दूसरा लूज ही तो करेगा, तो जिससे वह हारेगा उसी से तो वह लेकर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3/4 y हो जाएगा और यह वैल्यू 12 के बराबर है। और अगर हम दूसरे केस की बात करें, y मान लेते हैं कि इस बार में y जीत गया तो ये x से लेकर आएगा, तो x से कितना लेगा 2/3x ले लेगा और दोनों ही केस में उसे 12 का गेन होगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास
आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। देखिए बच्चों को किसी रोज में खड़ा करा गया है। मान लेते हैं कि इस तरीके से रोज बना रखी है हमने, और इस तरीके से हमारी रोज बनी हुई है, 1 रो, 2 रो, 3, 4 और 5। कहता है दे स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है रोज में, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, 1 रो लेस हो जाएगी, यानी कि 1 रो की कमी आ जाएगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हम हर एक रो से 3 बच्चों को हटा दें, यानी कि एक रो से इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3 हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बढ़ानी पड़ जाएगी। और अगर हमने यहाँ से रोज को हटाना है तो पीछे बच्चों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों ही केस में बच्चों की संख्या तो सेम ही रहनी है, सेम रहनी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज को मान लिया x, यानी कि नंबर ऑफ रोज को क्या मान लिया, x रोज है, और हर एक रो में बच्चे कितने हैं, y। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x इंटू का y। अब एक्स वाई तो टोटल बच्चे हो गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 रोज आर इन एक्स्ट्रा, 3 रोज एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने एक रो को माना है x और बच्चों को माना है y, यानी कि एक रो में कितने बच्चे हैं, y बच्चे हैं। तो रोज को मान लिया हमने x। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी बनेगी, इफ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। एक रो की कमी है तो एक रो कम हो गया, जबकि बच्चे कितने हो गए, 3 बच्चे बढ़ गए। अगर हम 3 बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे हर एक रो में, तो यहाँ से रो से ही हटा के पीछे लगा दिए हमने बच्चे, तो ये इक्वेशन बनेगी, एक्स वाई यहाँ से कट जाएगा। दूसरा क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अब भी उतने हैं, अब पीछे हर एक रो से बच्चों को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए धूप आ रही थी तो यहाँ से बच्चों को हटा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ रोज तो बढ़ जाएंगी। तो अब रोज कितनी हो गई, 2 रो हो गई। तो अब रोज 2 हो गई, एक्स्ट्रा बढ़ गई तो प्लस का 2, जबकि बच्चे यहाँ से गायब हो गए, तो बच्चे कितने हटाए गए, 3, -3 यहाँ पे हम कर देंगे। 2 इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। 1 says गिव मी 100। तो मान लेते हैं कि एक के पास में x है, एक के पास में y है। एक ने बोला यदि आप मुझे 100 दे दोगे, यानी कि इसने मान लीजिए इससे 100 मांगे तो इससे 100 कम हो गए, आई शैल बिकम, तो मैं दुगना हो जाऊंगा आपके पास जितना अमाउंट है। दूसरा कहता है यदि आपने मुझे 10 दे दिया, यानी कि 10 रुपीज़ दे दिए, तो 10 यहाँ से देंगे तो 10 यहाँ से चले जाएंगे। उस केस में आई शैल बी, तब यह पर्सन हो जाएगा 6 गुना इसका, तो 6 हम यहाँ पे लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में सॉल्व किया भी था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ध्यान क्या रखना है, देखिए शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। साड़ी को प्रॉफिट पे और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, और इस तरीके से देयर बाय गेटिंग अ सम, तब जाकर वो 1008 रुपये कमा रहा है। यदि वह साड़ी को 10% प्रॉफिट पर और स्वेटर को 8% डिस्काउंट पर दे, तो वह कितना कमाएगा, 1028 रुपये कमा लेगा, यानी एक्स्ट्रा कमा रहा है 28 रुपये, सॉरी 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कीमत बताइए साड़ी की और डिस्काउंट से पहले का प्राइस बताइए, यानी कि मार्क्ड प्राइस हमें बताना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने क्लास 8th में समझे थे। तो अगर आपको इसमें डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी डाउट होता है तो वहाँ पर जाकर आप डिस्काउंट वाले चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो देखिए हमने मान लिया साड़ी की कॉस्ट को x रुपीज़ और स्वेटर के लिस्ट प्राइस को, यानी कि मार्क्ड प्राइस को, जैसे कि मार्क्ड प्राइस का मतलब वह प्राइस होता है जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा होता है। मान लेते हैं 500 रुपये। अब हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार से हमने बोला इस पर कुछ छूट तो दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, तो उसने बोल दिया कि 40 रुपये का डिस्काउंट ले लीजिए। अब हमें कितने का पड़ा, 460 रुपये का। तो ये हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस MP, ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ये किसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, दुकानदार के लिए। हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो जाएगा ये CP, कॉस्ट प्राइस। सो इस तरीके से दोनों प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिए x और y। अब देखिए पहले सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 पे % निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो प्राइस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, हमने मान लिया x रुपये है। सो x रुपये यदि CP है, 8 रुपये का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कैसे निकालेंगे, SP हो जाता है 100 प्लस का प्रॉफिट % अपॉन में 100 इंटू का CP। यह हमारा फॉर्मूला हो जाता है SP का। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। जबकि डिस्काउंट के केस में 10% यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस का 10% अपॉन में 100 इंटू का जो भी इसका लिस्ट प्राइस था, तो y इसका लिस्ट प्राइस था। इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो वैल्यूज में बस चेंज आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 8 आ जाएगा, और बराबर किसके आएगा, 1028 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 सेम जैसा अभी हमने इससे पहला एक क्वेश्चन किया था। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के, जबकि आधा नंबर कट जाता है गलत आंसर के। जयंती ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 90 मार्क्स पाए। देखिए 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब
सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए तो 120 आएगा। इसके अलावा सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिलने, 1 नंबर। गलत क्वेश्चन का कितना कट रहा है, आधा नंबर कट रहा है। और नंबर मिले कितने हैं, 90 नंबर मिले हैं। तो ये 2 इक्वेशन बने, ये हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट किसी और फॉर्म में बदली है, तो x और 120 माइनस एक्स ले लिया। हम यहाँ पर x और y ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट। तो शॉपकीपर किसी बुक्स को रेंट पर देता है जिसमें कि वो फिक्स चार्ज लेता है पहले 2 दिन का और उसके बाद में एडिशनल चार्ज लेता है प्रत्येक दिन का। तो लतिका पे करती है 22 रुपये 6 दिन के, तो 6 दिन के 22 रुपये दिए, तो पहले 2 दिन के तो x रुपये देगी। तो हमने मान लिया पहले 2 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपये। इसके अलावा कितने दिन गए, 4 दिन बच गए, तो 4 दिन के वो y रुपये देगी, y के हिसाब से वो रुपये देगी, और रुपये कितने दिए 22। तो यह पहली इक्वेशन बन गई। आगे लिखा है आनंद देता है 16 रुपये पे करता है 4 दिन के, तो 4 दिन में x, 2 दिन के तो x रुपये देने ही है, बचे 2 दिन उसके देगा वो 2y रुपीज़, और 16 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, 2y की वैल्यू यहाँ से बन के आएगी हमारी 6 और y बराबर आ जाएगा 3। y अगर 3 है तो हम यहाँ से x भी निकाल लेंगे, x आएगा हमारा 10। यानी कि 2 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपये और पर डे का जो चार्ज इसके बाद लगना है वो लगेगा 3 रुपये। सो इस तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के जितनी भी एक्सरसाइज थी कंप्लीट कर ली है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।